नया चैप्टर है, टॉपिक की शुरुआत ही यहीं से है। मेन यही है हमारा गेम है कि भारत पर अरबों का आक्रमण, या कहूँ तो इंडिया में एक नई शक्ति जन्म लेने वाली है और नया एम्पायर चलने वाला है। एम्पायर का नाम ही क्या है? अरब। तो अरब किधर बैठे? अपने यहाँ पे बैठे इधर। और इंडिया कहाँ है? यहाँ छोटा सा इंडिया हमारा। इधर अरब से ये आएंगे, और किस रास्ते से आएंगे? मोस्टली लैंड बॉर्डर से। ये कल तक हमने बात कर ली थी है, तो उस पर ज़्यादा जवान जोरी करने की है ही नहीं अपने को। अब क्या बनाएंगे? ईरान का शासक था, कौन था भैया ईरान का शासक? अल हज्जाज। क्या नाम था उसका? अल हज्जाज। यो भैया था यहाँ। अल हज्जाज के कितने सैनिक थे? 2। नाम क्या था? बुंदेल और उबैदुल्लाह। यहां तक किसी को दिक्कत? ये 2 भैया थे इसके, कौन थे? सेनापति। अब सेनापति हैं, कहां अटैक करने के लिए भेजे गए हो? सिंध का राजा कौन है? दाहिर का लड़का कौन है? कौन है लड़का? इतनी बात समझ में आ गई अपने को। और ये दाहिर और जयसिंह कहाँ के राजा हैं? सिंध क्षेत्र। सिंध कहाँ अपने? भारत में। भाई लाइन क्या है वो समझिएगा कि ईरान का शासक है अल हज्जाज है, जो अपने सेनापतियों उबैदुल्लाह और बुंदेल को भेजता। कहाँ भेजेगा? भारत। या कहूँ तो भारत के किस क्षेत्र में भेजेगा? सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजने जा रहा है। और किसको सबक सिखाने के लिए? दाहिर और जयसिंह। अब हुआ क्या? बात भैया पे उल्टी पड़ गई। उल्टी पड़ गई तो इनको हरा दिया और ये दोनों बाप बेटे जीत गए। जीत गए, इतना किसी को दिक्कत? कि यहाँ क्या है? अल हज्जाज के जो दोनों सेनापति थे वो हार गए और ये दोनों भाई बाप बेटे जीत गए। अब क्या करेगा यो बंदा? एकदम से तो हार ना माने। हार ना माने तो क्या होगा? एक सन आएगा जिसका नाम क्या है? 712। 712 में किसे भेजेगा ये? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, तो 712 ये वाला सन हमने लिख दिया यहाँ। कौन सा युद्ध होगा? रावर का युद्ध होगा। कौन आया है युद्ध करने? मोहम्मद बिन, पक्का है ना? ये हमारा भाई आ गया, नाम है छोटे का मोहम्मद बिन कासिम। वर्सेस किससे युद्ध लड़ेगा? दाहिर और जयसिंह से युद्ध लड़ लेगा। क्लियर है इतना? चलो अब ये इस बार तो ये दोनों को हरा दो बाप बेटे को। है कौन भाई जीत गया? मोहम्मद बिन कासिम जीत गया। जीत गया तो ये भारत किस रास्ते से आया था? बोलन दर्रे से भारत आया। और यही तो बात अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी कि दर्रा क्या हो? 2 पर्वतों के बीच का प्राकृतिक रास्ता। बोलन दर्रे से भारत। तो 5 क्वेश्चन ऐसे टोटल बन गए। सिंधु नदी कहाँ से भारत में एंटर कर रही है? उसके बाद सतलज नदी भारत में कहाँ से एंटर कर रही है ना? तो वो सब पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम 712, यो तो घर वापसी जाएगा। कब? 715 में। अच्छा 715 में वापसी जाएगा तो ये क्षेत्र किसे देगा? किसको दे जाएगा? अपना क्षेत्र किसको दे गया? इस जुनैद नाम के भैया को दे गया। अब जुनैद भैया को कौन हरा लेगा? नागभट्ट प्रथम। कौन सा शासक है यो? पक्का है ना? यो है हमारा प्रतिहार शासक। और यो भैया वही है क्या? मलेच्छों का नाशक। इसकी उपाधि है मलेच्छों का नाशक। ध्यान रख लियो, लिख नहीं रहा। इस जुनैद भैया को हरा दिया। किसने हराया? नागभट्ट प्रथम ने हरा लिया। कोई आप ध्यान लो, समझ चुके अब तक? ठीक है, यही कहानी आगे भी चलने वाली। नागभट्ट ने हरा लिया, लेकिन 3 साल तो रहा है। हाँ, कौन रहा 3 साल? ये 712 से 15। तो इन 3 साल में क्या करा इस भैया ने? ठीक है, 3 साल में हमारे यहाँ क्या करा? सिंध क्षेत्र में खजूर की खेती। खजूर की खेती किसने करनी शुरू करी? मोहम्मद बिन कासिम या अरब शासकों ने। ठीक है, ऊंट का पालन शुरुआत किसने करी? ऊंट पालन की शुरुआत किसने करी है? मोहम्मद बिन कासिम ने करी है। क्लियर है इतना? अच्छा, भारत में रहा और 3 साल रहा। कौन से सिक्के चलाए इसने? दिरहम नामक सिक्के चलाए हैं। क्लियर है? दिरहम सिक्के। सिक्कों की बात हम तुमसे पहले भी कर चुके कि प्राचीन सिक्कों को क्या कहा गया था? आहत सिक्के कहा गया। अब तक एंशियंट हिस्ट्री में हमारे द्वारा पढ़े गए सिक्के कौन से हैं वो थोड़ा पढ़ें। देखो, सबसे पहले मानव के द्वारा
जो प्राचीन सिक्के थे उनको क्या कहा गया? आहत। यही तो अभी बीपीडीओ या वीडियो वाले पेपर में शायद रखा था, है ना, किसी पेपर में आया था कि प्राचीन सिक्कों को पंचमार्क या आहत सिक्के कहा गया। उसके बाद सिक्कों का कहूं तो भारत में किस विदेशी द्वारा स्वर्ण शासक चलाए गए थे स्वर्ण सिक्के? या तो तुम्हें मिलेगा ईरानी शासक। ईरानियों के द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के क्या थे? सोने के सिक्के थे डारिक, और चांदी के सिक्के क्या थे? पक्का याद है ना इतना? बताओ सब लोग। ईरानियों के द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के क्या थे? इतना याद है। अच्छा, भारत में ईरानी ऑप्शन मिलता नहीं मोस्टली। स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे? हिंद यवन शासकों ने। ठीक है, हिंद डैश यवन शासकों ने। इतनी बात समझ में आ गई। सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने चलाए हैं सोने के? शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने? कुषाणों ने। नियमित रूप से किसने सिक्के चलाए हैं? ठीक है, नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए? नियमित रूप से भी। और शासक का नाम क्या है? बिम कडफिसेस। इस भैया, ये वाला भैया वही है क्या भारत में कुषाण वंश का संस्थापक या वास्तविक संस्थापक? यही है क्या? ठीक। वरना कौन था? कुजुल कडफिसेस। ठीक, चलो अब इतनी बात हो गई कुषाण। अब एक और चैप्टर पढ़ा हमने, मौर्य शासन। इसके बाद पढ़ा होगा। मौर्य शासन में सोने के सिक्के क्या थे? बताओ। सोने के सिक्के क्या थे? और चांदी के सिक्के क्या थे? कासार्पण। पक्का है? क्लियर है ना? चांदी के सिक्के। और तांबे के सिक्के पक्का। ये हमने सारी चीजें रिपीट कर ली। एक गलती से अपने पास टॉपिक क्या पड़ गया? सिक्का। और सिक्के का अगर टॉपिक पड़ गया तो सारी चीज अपने न्यूरॉन सिस्टम में एकदम फ्लो हो जानी चाहिए। हमारी तैयारी सही है, वरना मजा नहीं है। है? अब मौर्य। लेकिन इसके बाद एक चैप्टर कौन सा चला था? गुप्त। गुप्तों ने भी सोने के सिक्के चलाए हैं, और उन सोने के सिक्कों को क्या बोलेंगे? दीनार। लेकिन इन्होंने जो चांदी के सिक्के चलाए थे वो कौन सी शैली में थे? व्याघ्र शैली में। याद करो, एक अपवाद वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ाया कि चंद्रगुप्त प्रथम ने चांदी के सिक्के चलाए थे, याद है? लेकिन वो शब्द हमें मूलतः किस बुक में मिला? कि जो बुक्स में मिलता है वो शब्द मिले कि भैया चांदी के व्याघ्र शैली के सिक्के जब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया तब उसने व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए थे, याद है? और तभी हमारी उपाधि शकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण हुई थी। इतना हमें पता है। ठीक, तो अब यहां से वापसी हो लें। सिक्कों की बतेरी बात कर ली है। चलो, जुनैद हार गया, घर को गया, चैप्टर खत्म। अगले चैप्टर का नाम है, जो आज से हम पढ़ने जाएंगे और आज लिखेंगे, मोहम्मद गोरी। अब महमूद गजनबी हेडिंग का नाम होगा, फिर तुर्क आक्रमण। अच्छा, पक्का है ना? ये देख लो, कल मैप में हमने देख भी लिया था कि तुर्क आक्रमण। ठीक है, ठीक है, कि तुर्की का संस्थापक कौन था? ये जो तुर्की होगा, तुर्की में कोई ना कोई तो राजवंश चल लिया होगा। तो पहले तो वहां पे राजवंश कौन है ये बताओ। उसका नाम है राजवंश का यामनी। क्या नाम है? यामनी राजवंश। इतनी समझ में आ गया? अच्छा, जब ये यामनी नाम का राजवंश है तो कोई संस्थापक भी होगा। संस्थापक का नाम क्या है? अलप्तगीन। लिख दूं? यो लिख दिया। अलप्तगीन के लड़के का नाम यो लिख दिया, सुबुक्तगीन। ठीक है भैया, अलप्तगीन और उसका लड़का सुबुक्तगीन। अब मैं यहां लिख दूं वर्सेस, तो इसका मतलब क्या होया? युद्ध। तो युद्ध करेगा यो, किससे युद्ध करेगा? जयसिंह से। यो जयसिंह कौन है? एक चैप्टर चलेगा, वंश चलेगा भारत में, हिंदू शाही वंश। क्या नाम है वंश का? हिंदू शाही वंश। उस हिंदू शाही वंश का राजा कौन है? उस जयसिंह को कौन हराएगा? सुबुक्तगीन। हरा लिया, मान लो हरा लिया। अब तो मैं कह रहा ना, तो हरा दो। तो जब हरा दिया तो अब भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला तुर्क आक्रमणकारी कौन बन गया?
कौन बन गया? तो यहां लिख दूं ये वाली बात, भारत पर पहला सफल तुर्क आक्रमणकारी। अरब तुम पढ़ ही गए हो अब तक। कौन हो गया? सुबुक्तगीन। अब इसका भी एक लड़का है, उसका नाम क्या? महमूद गजनबी। यही है वो, राड़ की जड़ है, ठीक है, महमूद गजनबी। अब मैंने दो चीजें यहां पे क्विट करी हैं अभी। वो क्या है कि देखो, सुबुक्तगीन नाम का जो भाई है यो तो बैठा 977 में गद्दी पे, और ये महमूद गजनबी कब बैठा गद्दी पे? तो 998 में। 1000 में को 2 कम, 998 में गद्दी पर बैठा है। कौन बैठा? महमूद गजनबी। किस वंश की गद्दी पे बैठा? यामनी वंश। अच्छा, ये कहाँ चल लिया? तुर्की में। ठीक है भैया, पक्का है ना? ठीक, ये तुर्की में चल लिया, अफगानिस्तान में चल लिया? तुर्की में ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से देखो, यही ये बंदा जो है, यही वो राड़ है जो भारत में अटैक करने जाएगा। अब यहां से एक लाइन ध्यान रखेंगे, 998 में गद्दी पे बैठ गया, और 1000 से कितने से? 1000 से 1027 तक कितनी बार आक्रमण करेगा? भारत पर 17 बार आक्रमण करेगा। बंदा हार नहीं मानना, करो गया करो गया करो गया तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और मिलेगा तो देखो क्या मिले, भारत का शासन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा भारत का शासन? तो वो और पढ़ें। तो सबसे पहले एक पढ़ेंगे 1078। पृथ्वीराज चौहान से पहले हमने एक वंश में पढ़ लिया था कि 1078 में इस भाई ने एक युद्ध करा है। कब करा? 1078 ना पढ़ के पहले 1000 वाला पढ़ना है। इसने पहला आक्रमण करा है देखो ध्यान से, प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1000 में, पूरा पूरा 1000। कहां करेगा? भारतीय सीमा पर। ठीक है भैया, बिल्कुल कोने में करके चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, दूसरा आक्रमण, दूसरी बार 1001 कहां करेगा? मुल्तान। पक्का है? 1001 जल्दी बोलो, मुल्तान या जयपाल? जयपाल या जयसिंह, जो भी है वो। ठीक है, वही अभी जो पढ़ा था हमने, हिंदू शाही शासक के विरुद्ध। उसके बाद 1006 मुल्तान विजय। 1006 हो गया। 1006 के बाद कौन सी विजय फिर? 1018 कन्नौज विजय। और यहीं से अगर लाइन कुछ याद आई हो, मतलब आज दिल्ली बनने जा रहा राजधानी, लेकिन कहीं ना कहीं कन्नौज अब भी जीतना है, क्योंकि सत्ता का केंद्र अभी तक कौन बना हुआ है? कन्नौज बना हुआ है। तो 1018 में कौन जीतेगा? कन्नौज। महमूद गजनबी या गौरी? गजनबी। कब जीतेगा? 18 हो गया। अब देखो 1025 कौन सा मंदिर लुटवाओगे इससे? सोमनाथ मंदिर लूटा था इसने, सोमनाथ मंदिर लूटा। अब लूट दिया, कोई बात ना, आगे चले 1027। अब इसको मार दो। तो 1027 में इसका अंतिम अभियान है, अंतिम अभियान। ठीक है, मैंने लिख दिया अंतिम। और वैसे भी लड़ किससे रिया, मतलब ही नहीं बनता, वो हार जा। जाटों के विरुद्ध। इतनी बात सही है? ठीक है भैया, जाटों के विरुद्ध इसने अंतिम अभियान लड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां लो, समझ में आया? बताओ कि पहली बार आक्रमण कब हुआ? कहां हुआ? 1001 में, और 1006 में, 1018 में, 1025 में। इसका सन याद रखोगे, इन दोनों का, कन्नौज का और सोमनाथ का। और अंतिम अभियान कब है? तीसरा ये याद रखोगे, क्योंकि 1027 में इसका और 1205 में उसका, खोखरों के विरुद्ध, मोहम्मद गोरी। ठीक है भाई, अंतिम अभियान याद रखना है इनका। और पहला
कर सको तो कोई दिक्कत वाली बात ना। अब देखो महमूद गजनबी जब अवंती में अभियान कर रहे तो मारेंगे भी अभी से, तो मरेगा कब? 1030 में मृत्यु। मर गया, मर गया तो क्या क्या करा है, क्या कर नहीं करा वो और पढ़ लें। भारत आया तो अकेला आया था क्या? सेना उन्हें लाया होगा, कुछ इतिहास लिखवाने के लिए राइटर भी लाया होगा। तो इतिहास लिखवाने के लिए सबसे पहले सुनिएगा, दो चीजों को दो तरीके से ही याद कर लीजिएगा। महमूद गजनबी, इसके साथ 3 राइटर आए हैं। नंबर 1 है उत्बी, बताओ कौन सी पुस्तक लिखी इसने? है जी, कोई बताएगा? देखो तरीका है किताब उल यामिनी। कौन सी पुस्तक लिखी उत्बी ने? किताब उल यामिनी। एक राइटर और आया, बताओ कौन? दूसरे नंबर पे आया फिरदौसी। तो फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हैं? शाहनामा। पक्का। एक राइटर और आया है अल बरूनी। मोस्ट इंपोर्टेंट के अल बरूनी इतिहासकार किसके साथ आया था? किसके साथ आया है? महमूद गजनबी के। कौन सी पुस्तक लिखी है इसने? तहकीक हिंद। क्या नाम है दूसरा? तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। ठीक है। देखो महमूद गजनबी 3 राइटरों के साथ भारत आया। भारत में वो कितने महीने रहा? सिकंदर 19 महीने सिकंदर रहा था। थोड़ा क्वेश्चनों को भी ध्यान कर लें। सोमचंद कितने लोगों के साथ आया? कितने लोगों के साथ आया था? और गोरा देवी के साथ कितनी महिलाएं थी? 21 महिलाएं थी। क्लियर है? चलो, है ना। अब महमूद गजनबी में इतना पढ़ लिया, तो एक बात बताओ, महमूद गजनबी इतना बड़ा भारत में आके बिना हिंदुओं की हेल्प के बन जाएगा? नहीं ना। सेना ये वहां से लाए होंगे इतनी बड़ी? नहीं ना। तो इसकी सेना में 2 हिंदू भी होंगे। कौन 2 हिंदू थे हिंदू सेना में? कौन थे? नंबर 2, एक बंदे का नाम है संवेद राय और नंबर 2 था तिलक। ये 2 हिंदू थे इसकी सेना में। क्या नाम है? संवेद राय और तिलक। अब इस भैया ने कौन कौन सी उपाधि धारण करी जब इतने बड़े बड़े काम कर लिए? तो उपाधि याद रखेंगे। देखो सोमनाथ मंदिर लूटा तो मूर्तियों की मंदिर की मूर्ति भी तोड़ी होगी। तो कौन सी उपाधि धारण करेगा? मूर्ति तोड़ने वाला। तो मूर्ति तोड़ने वाले की उपाधि मतलब मूर्ति भंजक। पक्का। तो मूर्ति भंजक किसकी उपाधि है? महमूद गजनबी की। पक्का है ना। एक उपाधि और है यामीन उद्दौला। यामीन उद्दौला किसकी उपाधि है? महमूद गजनबी की। पक्का है इतना याद तक? एक और चीज है अब इसके बारे में, क्या है बताओ? बोलिए याद तक खत्म? ठीक है ना। अब अगला चैप्टर इसके बाद पढ़ोगे मोहम्मद गोरी। ठीक है। भीम द्वितीय। तो कभी कभार नाम या तो मूलराज द्वितीय मिल जाए या कभी नाम मिल जा भीम द्वितीय। दोनों में से एक ऑप्शन में मिलेगा। अपने को तो आफत है ही नहीं, अपने को दोनों आते हैं। कैसे पता है? वो चीज मैंने बता ली। नायिका कौन है? नायिका देवी संरक्षिका है। ठीक है, मोहम्मद गोरी। और यो भारत में इस भैया की पहली हार है। ये भैया जीत गए। असल में गद्दी को संरक्षित करने वाली कौन है? एक महिला है ना। इसने इसी चीज का फायदा उठाने की कोशिश की होगी कि नायिका देवी महिला है, मैं जीत जाऊंगा। लेकिन उल्टा पड़ गया। उल्टा पड़ गया लेकिन कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ। और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करा तो क्या करेगा? दोबारा अटैक करेगा। और दोबारा अटैक करेगा तो क्या कहेगा? जीतेगा हारेगा? तो बस, तो अगर तुम एक बार किसी पेपर में फेल हो गए, दोबारा पेपर दोगे या घर बैठ जाओगे? है? दोबारा दोगे ना? नौकरी लेके रहोगे ना? ठीक है भैया, तो नौकरी लेके तो रहनी है। ठीक है। अब देखो जीतेगा तो कितना जीतेगा यो देख लो। 1179 में क्या जीतेगा यो? पेशावर। उसके बाद 1185 में क्या जीतेगा?
पंजाब या सियालकोट? यो सियालकोट फिर आ गया, क्योंकि 2 बार राजधानी बनी इतिहास में, साकल या सियालकोट। एक कौन था? डेमेट्रियस प्रथम, और एक कौन था? यूकेट्राइडस या पुष्यमित्सुंग? तोरमाड़। क्लियर है? चले, 1185 में ये जीत लिया, और 1186 में क्या जीतेगा? संपूर्ण पंजाब। इसका ध्यान रखें, पेपर में आया हुआ है कि मोहम्मद गोरी ने संपूर्ण पंजाब किस वर्ष जीता? तो किस वर्ष जीता? 1186 में। अच्छा, एक बात और करिए, इसी साल संपूर्ण पंजाब जीत लेगा तो यहां से किस वंश का अंत करेगा? यामनी वंश का अंत। ये भी तुर्की, वो भी तुर्की, लेकिन यामनी वंश का अंत किसने कर दिया? और कब कर दिया? याद रख लेंगे। संपूर्ण पंजाब कब जीता? 1186 में। इतनी बात सही है। अब 1186 आ गया तो देखो भाई, 91 भी ला दो। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, पक्का है इतना? किसके बीच? गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तृतीय है ना? पृथ्वीराज तृतीय। कौन जीता? कौन हार गया? ठीक, गौरी हार गया तो अब कौन सा युद्ध होगा? तराइन का द्वितीय युद्ध 1100। ठीक, कौन? मोहम्मद गोरी, और गोरी के साथ कौन है? जयचंद। वर्सेस हारेगा, अब जीतेगा। पृथ्वी हार गया और बंदी बना लिया गया इस युद्ध में। ठीक, अगला कौन सा युद्ध होगा? अब कब होगा? तुम्हें सब याद है, इसका मतलब चंदावर का युद्ध कब हुआ? चंदावर का युद्ध कब हुआ भाई? और तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध? अब बता दूं, जीडी में हो या कोई दिल्ली पुलिस हो, अब ये नहीं पूछता कब हुआ, अब ये पूछे कि किसके बीच हुआ। तो चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ? गौरी और कौन जीतेगा? कौन हार गया? तो जयचंद की। बस राजी खुशी, अब जयचंद की मृत्यु हो गई। और यहीं से हमारा जयचंद वाला गहड़वाल वंश है या सोलंकी वंश है? कौन सा वंश है जयचंद का? गहड़वाल। ये भैया हार गया, हार गया तो अब इसका चैप्टर खत्म करेंगे। अब 1194, लेकिन इससे 1 साल पहले कहानी में ट्विस्ट आएगा। अब ट्विस्ट क्या आएगा थोड़ा सा समझिएगा। यो कौन है आदमी? मोहम्मद गोरी। ध्यान से समझो, 3 सन और याद रखने हमने। गोरी का एक गुलाम है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? एवक। ठीक है भैया, गौरी का गुलाम कौन है? एवक। और इस एवक नाम के आदमी ने 1193 में कौन सा क्षेत्र जीतेगा? दिल्ली जीतेगा और कोई भी जीतेगा। 1193 में दिल्ली और मेरठ जीत लिया। किस साल जीता? बाल को सत्ता का दौर बदलने वाला, सत्ता का केंद्र बदलने वाला, यही वो साल है कि अब कन्नौज से सत्ता का केंद्र कहाँ जाएगा? अच्छा, दिल्ली लाने का कारण भी एक है, बताओ दूं क्या है? लैंड बॉर्डर से किधर से आ रहा है? पाकिस्तान वाला एरिया, राजस्थान में बनाएंगे क्या? राजस्थान में रेत ही रेत, तो कहाँ चले? दिल्ली। इसलिए दिल्ली। और दिल्ली एक दूसरा कारण भी क्यों है? क्योंकि अनंगपाल तोमर ने दिल्ली बसाया था, याद है? दिल्ली का नाम से है। चौहानों ने दिल्ली को, पृथ्वीराज चौहान इसको पीक पे लेके गया, याद है? अजमेर ने, अर्णोराज ने अजमेर बनाया, ठीक? और उसी को अर्णोराज, फिर अजयराज, सॉरी अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना करी है, ठीक है? तो 1193 में दिल्ली और मेरठ को किसने जीता? ऐबक ने। पूरा नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका गुलाम है? गौरी का गुलाम है। इतना याद रहेगा, ठीक है? अब यहां जीत लिया इसने, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और 1193 से ही क्या करेगा? दिल्ली को, दिल्ली सल्तनत की, या कह दूं अभी दिल्ली सल्तनत तो बना नहीं, तो गौरी की राजधानी बना देगा। गौरी की राजधानी किस साल बनेगी दिल्ली राजधानी? 1193 में। कौन बनाएगा?
एवक बना लेगा। 1193 याद रहेगा? अच्छा चलो ठीक है, 1193। और जब दिल्ली इसने लूट लिया, राजधानी बना लिया, तो एक काम और करेगा। एक मेन जगह है दिल्ली में, क्या नाम है? कुतुब मीनार। ठीक है, तो 1194 में जो चौहानों ने बनवाई थी या उससे पहले बनवाई गई है कुतुब मीनार का, आप पढ़ लेना क्या नाम है पहला। तो उसको या 1194 में वहां पे हिंदू मंदिरों को तुड़वाकर क्या बनवाएगा? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवा देगा। ठीक है भैया, दिल्ली जाओगे देख लियो। अभी कुछ दिन पहले तुम्हें एक टावर भी दिखाया था, एक स्तंभ दिखवाया था, क्या नाम था? मेहरौली स्तंभ। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वाला याद है, जिस पे जंग आज तक नहीं लगता है। तो 1194 में कौन सी मस्जिद बनवाई? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। इस मंदिर के दरवाजों पे और कुतुब मीनार के आज भी पास जाओगे, हिंदू और जैन मंदिरों के, बौद्ध मंदिरों के तुम्हें लिखे हुए अवशेष मिल जाएंगे। ओंकार का सिंबल आज भी मिलेगा, श्लोक लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, जब आप देखोगे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 93, 94 और उसके बाद अब एक सन और करो, सन आएगा 1196। अब 1196 में किसको जितवाओगे? तो 1196 में यो कहां जाएगा? अजमेर। अजमेर लूट लिया, यो लिखो, अजमेर को लूटा। तो बाल को एक अजमेर में ना एक विश्वविद्यालय बना था, संस्कृत विश्वविद्यालय। किसने बनवाया था? संस्कृत विश्वविद्यालय। देख लो, जिस जमाने में दुनिया पढ़ने का नाम भी नहीं जानती, उस जमाने में हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हुआ करे, विद्यालय। संस्कृत विश्वविद्यालय या विद्यालय। अब इस संस्कृत विश्वविद्यालय को क्या करेगा? ये तुड़वा देगा। और तुड़वा के क्या बनवाएगा उसके स्थान पर? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। 2.5 दिन, बताओ 2.5 दिन में कोई इमारत बना करे क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो क्या कर सकता है? उसकी गुंबद बदलवा देगा, झोपड़ा मस्जिद का निर्माण। चलो इतनी बात हो गई। अब 1196 भी हमने पढ़ लिया बाल को, 1196 कर लिया, तो इसका अंतिम अभियान करवा दो, बतेरी देर हो गई इसे। 1205 अंतिम अभियान। किसके विरुद्ध है अंतिम अभियान? और इससे पहले जाटों के विरुद्ध किसका था? खोखरों के विरुद्ध। 1205 हो गया पक्का। आज एक और तुम्हें नई बात बताता हूं कि 15 मार्च 1206 को तो इस भाई की मृत्यु हो गई, मार दो, मृत्यु हो गई। लेकिन एक बड़े मजे की बात सुनिएगा, मोहम्मद गोरी मूर्ति भंजक है, ठीक? कोई बताओ जल्दी, ना मिले नेट पे? चलो ध्यान से अभी इस लास्ट क्वेश्चन को देख लो। गौरी कहाँ रे? यूरिया। गौरी ने एक सिक्के चलाए थे, उस सिक्कों का नाम था देहली बाल सिक्के। आज से याद रख लेना, देहली बाल नाम के सिक्के किसने चलाए हैं? मोहम्मद गौरी ने। क्लियर है? अब खास बात सुनो, सिक्के के एक तरफ कलमा लिखा हुआ है और दूसरी तरफ लक्ष्मी और नंदी का चित्र। इतिहास में पहला ऐसा शासक है, एक तरफ कलमा लिखा है और दूसरी तरफ लक्ष्मी और नंदी का चित्र बना हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।